प्रथम अंगल मराठा युद्ध। फर्स्ट एंग्लो मराठा। कितने युद्ध हुए? अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में 3 युद्ध हुए, जिसमें पहला युद्ध चलेगा आपका 1765 से लेकर के आपका 1765 से लेकर के 72 तक चलेगा। ठीक है। जो सेकंड वॉर चलता है आपका 1765 नहीं, 1775 से 82 तक, 1775 से 82 तक चलेगा। और जो दूसरा वॉर होगा आप, और इस तरह से मराठा एम्पायर में जो पेशवाई है उसको खत्म कर लिया जाएगा और मराठा शक्ति को कैप्चर कर लिया जाएगा। ओके, तो 3 वॉर हुए हैं, उन्हीं को हम लोगों को समझना है। अब ये समझाने के लिए साथी मुझे आपको कुछ बैकग्राउंड पर ले जाना पड़ेगा, और बैकग्राउंड यानी कि पिछले समय पर जाना होगा। जैसे मेरा आपसे प्रश्न होगा, थोड़ा धैर्य से उत्तर देना, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? मैंने आपको ये भी समझाता है कि मराठा में 1761 के बाद में किस तरह से पेशवाई में परिवर्तन हुए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर आप लोग? कहेंगे भैया हमको याद है पानीपत का तीसरा युद्ध, कौन सी बाहरी शक्ति भारत में आई थी? तो पानीपत का थर्ड वॉर हमको याद है। पानीपत का थर्ड वॉर हुआ था आपका 14 जनवरी 1761 को, आपका मकर संक्रांति का दिन हुआ था। तो इसमें एक पक्ष तो था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह आप सबको पता होना चाहिए, अहमद शाह अब्दाली था। और दूसरा पक्ष कौन था इसमें? मराठे थे, वर्सेज मराठे। सबको पता है इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो आप कहेंगे इस युद्ध में विजय हुई थी अहमद शाह अब्दाली की। और अहमद शाह अब्दाली का इसमें सहयोग किया था उन्हीं व्यक्तियों ने जिन्होंने मीर कासिम का सपोर्ट किया था, यानी कि बक्सर के युद्ध में आपका एक तो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, और दूसरा व्यक्ति कौन था बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के साथ में, जरा बताएं। शुजाउद्दौला अवध से ये साथी बना था अहमद शाह अब्दाली का। और साथ में जो मुगल सम्राट था आपका, जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय, वो गद्दी पे बैठा था तभी 1760 में, और उसने सहयोग किया अहमद शाह अब्दाली को मराठाओं के खिलाफ में, मराठाओं की बढ़ती शक्ति को, क्योंकि मराठा अक्सर दिल्ली पर युद्ध करते रहते थे और दिल्ली को बहुत नीचा देखना पड़ता था मराठा शक्ति के सामने। जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया था बाजीराव ने आपका दिल्ली पर जाकर के मोहम्मद शाह रंगीला के समय पर दिल्ली को क्या बोलेंगे, नेस्तनाबूद कर दिया था। ये जब एक ग्रुप बना यहाँ पर, तो इस ग्रुप को बहुत शक्ति प्राप्त हुई और इन लोगों की हो गई जीत। मैंने कहा था पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की जैसे ही हार हुई, तो मराठा के जो पेशवा थे इस समय पर, कौन थे यहाँ पर? मराठा में के जो पेशवा थे, उनका नाम हुआ करता था बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव इस घाव को सहन नहीं कर पाए और 1761 में क्या हो गई थी, उनकी डेथ हो गई। 1761 में उनकी डेथ हो गई। जब 1761 में उनकी डेथ हुई, तो उनकी डेथ के बाद में जो पेशवा बने थे उनका नाम था माधवराव। माधवराव पेशवा बने। बड़ी अच्छी सी कहानी है, ध्यान से सुनना। माधवराव पेशवा रहे थे आपका 1761 से लेकर के 72 तक, और जबरदस्त पेशवा थे। मैंने आपको बताया था मराठाओं की पानीपत के तीसरे युद्ध की वजह से, तीसरा जो युद्ध हुआ जिसमें मराठाओं की हार हुई, तो मराठाओं की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी, जो उनकी प्रेस्टीज खत्म हो चुकी थी, जिसके बारे में ये बातें चल रही थी कि मराठा अब अपनी शक्ति खो चुके हैं, उसको वापस से पाने का प्रयास किसने किया था? तो वो व्यक्ति माधवराव पेशवा ही हैं। माधवराव पेशवा ने पहला संपर्क साधा किससे? शाह आलम द्वितीय से, और शाह आलम द्वितीय को उनकी शक्ति का एहसास कराया कि तुम मुगल सम्राट हो और तुमको किसी के अधीन रहने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम समझ रहे हो कि मुझे बाहरी शक्तियों की जरूरत है, तुम्हें अपनी गद्दी पर वापस बैठना चाहिए। और माधवराव पेशवा ने भारत की उस समय की स्थितियों को बहुत अच्छे से जांचा, और इस समय पर वो अंग्रेज नीतियों को, क्योंकि बक्सर के युद्ध के द्वारा अंग्रेज अपनी चीज़ों को एक्सपैंड कर रहे थे, अपनी चीज़ों को बढ़ा रहे थे, तो ये अंग्रेज नीतियों को भी पहचान गए। इसीलिए इन्होंने सोचा कि भारतीय राजाओं के साथ गठजोड़ किया जाए। 1764 में शाह आलम पर आप जानते हैं, शाह आलम को पेंशनर बना दिया था अंग्रेजों ने। और कितने रुपए की पेंशन देते थे इनको बताएं एक बार? आप कहेंगे 26 लाख रुपए की पेंशन देते थे। तो इस समय पर 1764 में तो वो पेंशनर बन चुके थे। तो जब वो पेंशनर बन चुके हैं, तो उनको वास्तविक शक्ति का एहसास दिलाया माधवराव पेशवा ने। माधवराव ने उनसे कहा कि हम तुमको वापस से दिल्ली की गद्दी पर स्थापित करेंगे। और याद रखना, शाह आलम द्वितीय को शक्तियां दी माधवराव पेशवा ने, और उनको वापस से उनकी खोई प्रतिष्ठा को शाह आलम द्वितीय को वापस दिलाया, और आपका शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली में स्थापित किया। तो मैंने आपसे कहा 1761 से 72 होगा, सॉरी,
62 नहीं, 1761 से 72। तो 1772 में क्या होता है, माधवराव की डेथ हो जाती है। क्या बोलेंगे, माधवराव की जब डेथ हो गई, याद रख लेना इनकी क्या होगी, 1772 में डेथ हो गई। 1772 में इनकी डेथ हो जाती है। और इनके बाद में जो पेशवा बने उनका नाम क्या था जरा बताएं, तो आप कहेंगे वो थे नारायण राव। नारायण राव पेशवा बने। और नारायण राव जब पेशवा बने तो ये पेशवा रहे थे कुल, मैंने आपको लिखा है 1772 से 73 तक। ऐसा क्यों हुआ, सिर्फ एक ही वर्ष पेशवा क्यों रहे, क्योंकि इनकी हत्या करवा दी गई। और इनकी जो हत्या करवाई थी, क्या बोलेंगे, नारायण राव पेशवा, इनकी हो गई भैया हत्या। इनको इनका मर्डर कर दिया गया और इनकी हत्या कराई इनके चाचा। इनके जो चाचा थे उनका नाम था आपका राघोबा। क्या बोलेंगे, इनके चाचा राघोबा ने, राघोबा या बोले रघुनाथ राव ने, रघुनाथ राव ने, एक बार थम्सअप करें, समझ में आ रही हैं चीजें, क्लियर हैं एकदम से चीजें। मैं आपको वापस से वही चीजें पढ़ा रहा हूं जो हमको आपको पढ़ा चुके थे, क्योंकि आज हमको रिकॉल करने की थोड़ी सी जरूरत है 5 मिनट की। तो नारायण राव की हत्या कराई किसने, क्योंकि नारायण राव के विरोध में रहते थे उनके ही चाचा रघुनाथ राव। और रघुनाथ राव क्या चाहते थे, क्यों विरोध में थे, क्योंकि रघुनाथ राव चाहते थे कि पेशवा मैं बनूं। अब खुद पेशवा बनेंगे तो जिस व्यक्ति को पेशवा नियुक्त किया गया उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो ये रघुनाथ राव तो विरोधी हो गए, प्रतिद्वंदी हो गए, इनके एकदम से अपोनेंट बन गए। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति हैं मराठा साम्राज्य में, जिन्होंने को कहा जाता है कि उन्होंने मराठा साम्राज्य को टूटने से बचाया। और वहां पर जो विरोध चल रहा था उस विरोध के खिलाफ वो हुए, रघुनाथ राव यानी राघोबा के खिलाफ वो हुए। कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने मराठा शक्ति को एकत्रित करने का आपका प्रयास किया और उसमें वो सफल भी हुए। अपनी मृत्यु तक उन्होंने पूरे मराठा जो पेशवाई था या मराठा जो साम्राज्य था उसको बांधे रखा। 1800 में जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई, तो उनका नाम था, आप सब ने लिखा, नाना फडणवीस। आप साथी, मैं अगर दिल की बात कहूँ तो बहुत अच्छे छात्र हैं, क्योंकि आप चीज़ों को ध्यान रखते हैं और जब ज़रूरत होती है तो उतने ही शब्दों को आप पेश करते हैं। ये वाकई में मतलब एक टीचर के लिए, एक गुरु के लिए एक बड़े कमाल की बात है। और अगर मैं कहूँ इस बात पर आपकी प्रशंसा की जाएगी कि आप एक परफेक्ट आंसर देते हैं। तो क्या बोलेंगे, नाना फडणवीस। तो नाना फडणवीस जो थे वो विद्रोही बने किसके, रघुनाथ राव के, कि भाई तुम ये जो है काम गलत कर रहे हो। और इन्होंने क्या किया कि तुमको हम ये गद्दी हासिल नहीं करने देंगे। तो इन्होंने क्या किया था, नारायण राव के पुत्र, नारायण राव के एक पुत्र थे, उनका नाम था आपका, उनका नाम था माधव राव सेकंड। माधव माधव राव माधव राव सेकंड को पेशवा बनाया। माधव राव सेकंड को पेशवा बनाया। और किसकी मदद से पेशवा बने ये? माधव राव सेकंड जो पेशवा बने, ये बने फडणवीस की हेल्प से। नाना फडणवीस की जी हेल्प बोलेंगे, नाना फडणवीस जो थे उनकी हेल्प से ये पेशवा बने। तो इससे तो बहुत नाराज हो गया रघुनाथ राव। रघुनाथ राव ने कहा कि भाई ये तो मराठे एकत्र हो रहे हैं, अब मैं कैसे पेशवा बनूं। उनका तो ड्रीम था। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपना साम्राज्य बनाने के लिए उनकी महत्वाकांक्षाएं साथ ही इतनी बढ़ जाती हैं कि वो सभी नीतियों को भूल जाते हैं, वो सारी नैतिकता का त्याग कर देते हैं, और फिर सब उनको लगता है कि सारी चीज़ें मेरे अधीन होनी चाहिए और मैं किसी के अधीन रह करके कार्य नहीं कर सकता हूँ। और यहीं पर बहुत सारे लोगों का पतन होता है। और हमेशा ये चीज़ एप्लीकेबल पूरे समाज पर होती है। जब आपको लगेगा आपकी योग्यताएं हैं, जैसे मान के चलिए किसी ने, अगर हम एक उदाहरण देते हैं आपको, आज जैसे एप्पल को आप समझ लीजिए, एक बहुत बड़ा ब्रांड है दुनिया में। क्या जो एप्पल के सीईओ हैं, अगर वो ये सोचे कि भाई नहीं मुझे तो एक अलग से कोई कंपनी बनानी है, मैं तो अलग से कोई कंपनी बनाऊंगा, तो वो उसमें कामयाब भी हो सकते हैं, उसमें फ्लॉप भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी जो नैतिकता है वह खत्म हो जाएगी अगर वो अच्छी नीतियों से कार्य नहीं करेंगे। या अन्य कंपनियों में आप देखिए, जैसे भारत के सुंदर पिचाई हैं, अब वो ये बोले नहीं मुझे तो गूगल का मालिक ही होना है, या मैं तो ऐसी एक कंपनी बनाऊंगा जो क्या हो, जो गूगल से बेहतर होगी या गूगल के जैसी होगी। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, पहले के जो राजा होते थे अपनी नैतिकता का पतन कर देते थे स्वयं ही, और एक नए मार्ग पर चलते थे कि हम किसी के अधीन रहकर कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या हुआ, माधव राव सेकंड पेशवा बन गए फडणवीस की हेल्प से। तो ये रघुनाथ राव कहाँ, क्या ऑप्शन बचा रघुनाथ राव के पास में, बताओ। अब आपके समझ में आ गई होगी सारी कहानी कि रघुनाथ राव ने तुरंत ही ये प्रयास किया कि अब मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी से संपर्क करना चाहिए और मैं अब अंग्रेजों से जाकर के मिल जाऊंगा। और जैसे ही ये अंग्रेजों से जाकर के मिले, उसी को कहते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हो गई।
हम सब करें, सारी कहानी आपके मस्तिष्क में हमेशा रहेगी। अब आप समझ पाओगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्या है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जिसको हमने कहा, जिसका टाइम है 1775 से 82। चलें भैया, बात समझ में आएगी। तो क्या हुआ, रघुनाथ राव कहाँ चले गए, क्यों चले गए, अब आपको सब पता है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हम पढ़ रहे हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो इसमें क्या हुआ, इसमें याद रख लेना 1775 में रघुनाथ राव, जिनका नाम क्या है, राघोबा आप कहें या रघुनाथ राव, अब आपको क्लियर है। रघुनाथ राव ने सूरत की संधि की, सूरत की संधि, सूरत क्या बोलेंगे, नहीं ऐसे में लिखेंगे, रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ, ये भी तो पता होना चाहिए किसके साथ में की, अंग्रेजों के साथ साथ सूरत की संधि की, सूरत की संधि। अब अंग्रेजों ने कहा ठीक है भैया, तुम हमारे पास आ रहे हो, तुम हमको क्या दोगे, सूरत की संधि की। इस समय रघुनाथ राव के क्षेत्र में और दो क्षेत्र आते थे, मतलब प्रमुख आते तो 3-4 क्षेत्र थे, और सालसेट और बसीन के क्षेत्र, सालसेट और बसीन के क्षेत्र, बसीन के क्षेत्र, ये वही बसीन है जिसे बाजीराव ने जीता था पुर्तगालियों से। बसीन के क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए, अंग्रेजों को सौंप दिए। ये लाइन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको सौंप दिए, अंग्रेजों को सौंप दिए। तो क्या बोल देंगे हम यहाँ पर, इन 1775, इन 17 किसको सौंप दिए, ब्रिटिशियर्स को सौंप दिए, और ये 2 क्षेत्र देने का वादा किया। अंग्रेज कहते हैं इसमें हमको तो और क्षेत्र भी चाहिए। तो फिर बाद में क्या किया, इसने एक प्रॉमिस किया कि हम तुमको जो है, अगर हम जीतेंगे तो सूरत और भड़ौच देने का वायदा भी किया। सूरत और भड़ौच क्षेत्र भी दिए, यानी कि उनको दिए जाने का वायदा किया। क्या बोलेंगे, क्या बोले, एरिया ऑफ सूरत एंड भड़ौच, एरिया ऑफ सूरत एंड भड़ौच वर ऑल्सो गिवन, ये भी साथ ही दिए गए, ठीक है। और इसके बाद में दूसरी बात क्या है, तो अर्रास का एक वॉर होता है, अर्रास का युद्ध हुआ। अर्रास का युद्ध, अंग्रेजों ने कहा ठीक है तुम हमको ये सब देते हो, तो हम एक काम करते हैं, अभी तुम्हारे साथ हम हो जाते हैं और मराठाओं को हम हराएंगे, क्योंकि अंग्रेजों को तो तुम्हें पता था, उनको तो मौका चाहिए वॉर का। तो अर्रास का वॉर होता है। अर्रास का वॉर किस किस के बीच हुआ होगा बताएंगे। एक तरफ तो पक्ष हो गया आपका माधवराव सेकंड का, और एक तरफ जो रघुनाथ राव हैं, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल चुके हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉमिस कर चुके हैं कि तुम मेरी ये जगह ले लो भैया, और मेरा खोया हुआ जो आत्मसम्मान है, मतलब झूठा आत्मसम्मान है मेरा, उसको तुम बचा लो। तो अर्रास का वॉर हुआ। अर्रास के वॉर में क्या हुआ, जिसमें इस वॉर का एक कंक्लूजन, नतीजा क्या निकला, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए, और अंग्रेज इसमें जब हारे तो भाग गए, अंग्रेज पराजित हुए। तो मुझे एक बात बताएं कि रघुनाथ राव का जो ड्रीम है, क्या वो फुलफिल हुआ, क्या वो पूरा हुआ, क्या वो पूरा हो गया। तो आप कहेंगे भैया ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी, ये तो पूरा ही नहीं हुआ रघुनाथ राव का ड्रीम। अब अंग्रेजों ने भी देख लिया। अच्छा, मैं आपसे एक घटना और पूछना चाहूंगा, ये वही घटना है, आप सबको पता होना चाहिए। इसके अगले ही वर्ष क्या हुआ था, अमेरिका आज़ाद हुआ था। अमेरिका आज़ाद हुआ तो वहां पर फ्रांसीसियों की विजय हुई थी लगभग, या ये कहें कि अमेरिका को आज़ाद कराने में फ्रांसीसियों का सहयोग रहा। अब यहाँ पर तो आप सबको पता होना चाहिए, तो अमेरिका उनके हाथ से निकल गया। अमेरिका जैसे ही हाथ से निकला तो ब्रिटिश जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पर ब्रिटेन की तरफ से एक प्रेशर आया कि हम एक अपनी टेरिटरी छोड़ चुके हैं, एक टेरिटरी हमसे छूट गई है, अब भारत ही हमारे पास में अच्छा विकल्प है। तो भारत में स्थितियां ज़्यादा ना बिगड़े। ज़्यादा ना बिगड़े का मतलब है कि अभी इस समय पर आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज मैसूर युद्ध में भी बिजी थे या नहीं थे। भाई 1700, मैंने आपको बताया था 1767 से लेकर के, 1767 से लेकर के जब से फर्स्ट आपका एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुआ, और जब तक टीपू की मौत नहीं हुई, उसके पिता हैदर अली के समय पर, यहाँ पर संघर्ष था या नहीं था। आप कहेंगे हाँ, यह